नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानेंगे अशोक रिलेंट को लेकर के। इसकी बड़ी चर्चा चल रही है मार्केट को लेकर के, जो आखिर कुछ दिनों से लगातार गिरावट है। और कई बार ये देखा गया कि मार्केट में एक अच्छी ऊंचाई पर, मुझे याद आ रही है इसकी कंपनी की वैल्यूएशंस को लेकर के, बाकी सारे एस्पेक्ट को लेकर के हम धीरे धीरे करके इस पे हर एक एस्पेक्ट की तरफ चर्चा करेंगे। जो कंपनी कॉमर्शियल व्हीकल के बादशाह कहलाते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल में, जहाँ पे बस, ट्रक और आजकल इलेक्ट्रिक की ज़माना आ गई है। इलेक्ट्रिफिकेशंस में देखा गया कंपनी के पास बड़ी बड़ी ऑर्डर भी मिलती नज़र आती है। रिसेंटली की बात करूं तो कंपनी के पास एक 7 अक्टूबर के आसपास की ऑर्डर थी, करीब 180 इलेक्ट्रिक ट्रक को लेकर के, जिसमें करीब 150 करोड़ के आसपास की क्या आने वाली है, रेवेन्यू जनरेट होने वाली। और कहा है कि हम अपनी क्वार्टर 4 तक इसको डिलीवरी भी कर देंगे। तो सोचिए 150 करोड़ की यहाँ से इनके पास रेवेन्यू भी आ सकती है। अब मार्केट में आप चार्ट को देखेंगे तो चार्ट कहती है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरती नजर आई है। इसके पीछे का वजह क्या हो सकता है, या क्या केवल केवल प्रॉफिट बुकिंग के पर्पस से चल रहा है। और ट्रेंडिंग जिस वेब से चलती है, पता है ना, बाढ़ जब आती है तो बाढ़ वाले सिचुएशन में सब उसी रफ्तार से भाग तैरने लगते हैं, और यही डेटा हमेशा कहती नजर आती है। और एक डेटा हमेशा याद रखने वाली बात है, यह है स्टॉक मार्केट। एक ना कोई, यदि मार्केट में कोई ना कोई बेच रहा है तो कोई ना कोई भर भर के खरीद भी रहा है। ये बातें को याद रखने की बात है। कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, इससे भी चर्चा करेंगे। पहले चलते हैं इस कंपनी को लेकर के एक नज़र, जो कमर्शियल व्हीकल में अच्छा खासा है कारोबार है। ट्रक को लेकर के, बस का लेकर के, लाइट व्हीकल्स, पावर सॉल्यूशंस और डिफेंस सेक्टर के लिए कंपनी कामकाज करती है, जहाँ पे डिफेंस के लिए अलग अलग मॉडल्स बनाती है कंपनी। सर्विसेज भी कंपनी करती है, जिसमें अलग अलग प्रोडक्टिविटीज़ को लेकर देखा जाए, अलग अल्टरनेटिव फ्यूल पे भी कंपनी का कारोबार रहा है, जहाँ पे चलिए इसी कड़ी को समझने के प्रयास करते हैं कि इस कारोबार से आने वाले फायदे नुकसान में कितना का प्रॉफिट, कितना का लॉस, और स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल प्राइस देखें तो 223 के आसपास था, जो कि बुक वैल्यू 30 रुपये के आसपास, इंटरेस्टिंग, पर इसका डबल से थोड़ा सा ज़्यादा है। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी है, अर्थात कंपनी की मैनेजमेंट अपने निवेशकों के बारे में सोचती भी है। ये ऐसा डेटा की बात करते हैं। अब जहाँ पे इस इंडस्ट्रियल के पीस से आप आकलन करके देखें तो शायद कह सकते हैं कि ओवर वेटेज है। फिलहाल क्या है, ओवर वेटेज है, लेकिन 265 तक की रेंज में गया था, जो अपनी रेजिस्टेंस को कायम रखा था। फिलहाल 223 के आसपास कारोबार करती नजर आती है, जो आने जाने वाले समय में मल्टी बैगर साबित हो सकती है या नहीं। आने वाले समय में क्या लगता है, इसके स्टॉक की प्राइस 300 तक जाएगी और उससे भी बेटर हो सकती है। हम इन सभी तरीके समझने की प्रयास करेंगे, या ऐसा तो नहीं कि मार्केट लुढ़क के 200 पे आकर के अपनी बॉटम को फिक्स। जहां कंपनी के पास कर्ज भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, 4.53 का आंकड़ा कहती है, करंट रेशियो कम ऑप्शन से कम कहता है। आरओसी और आरओसी भी करीब रिस्पेक्टली 28% से 15% तक की आंकड़ा दिलाती है। प्रमोटर की होल्डिंग करीब 51% की। डिमेरिट की बात ये करती है, जो 51% की होल्डिंग में 22% की होल्डिंग इसकी प्लेस हो रखी है। जहां अर्निंग पर शेयर की सवाल की बात किया जाए तो 1 रुपये के बेसिस पे करीब करीब 800 रुपये की अर्निंग करती है कंपनी, जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब 65,000 करोड़ का कहता है, क्योंकि 294 करोड़ का मार्केट में नंबर ऑफ शेयर की बात किया जा रहा है। चलिए इन सभी कड़ी की तरफ हम जानेंगे केवल एक पॉइंट को, जिसका नाम है R2R, जिसमें R का नाम हमने रखा है हमेशा एज अ रिस्क। रिस्क को सबसे पहले कंपेयर करेंगे इसकी रिकन्सलेशन से, जिसमें कि बैलेंस शीट का पार्ट, PL का पार्ट और द ट्रेंडिंग वेव की बात करेंगे इनकी मार्केट में गुडविल और पोटेंशियल्स को लेकर के। दूसरे एस्पेक्ट में बात करेंगे रिस्क टू रिवार्ड में, जहाँ पे मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से निवेशकों को क्या सोच के देती है, और तीसरे इन द मार्केट डिमांड सप्लाई के बेसिस पे कितना आंकड़ा दिलाती है। फंडामेंटल के एस्पेक्ट में देखा गया कंपनी की, तो यहाँ पे देखने को मिलती है कि कई बार कंपनी में गिरावट, कई बार चलती हुई दौड़ती हुई नज़र आती है। तो इसमें ओवरऑल देखा गया कि सेल्स बढ़ती नज़र आती है, लेकिन बाकी कुछ एस्पेक्ट में गिरावट दर्ज करती है। एनुअली डेटा की तरफ देखें तो एनुअली डेटा कंपनी के बारे में कहते हैं कि यहाँ से लगातार ऊंचाइयों पे पहुँचने में कामयाबी हासिल किया, और 10% के आसपास की साल दर साल में उन्होंने सेल्स में वृद्धि करती हुई नज़र आ ही रही है।
इसी के यदि नंबर में देखेंगे तो नंबर कह सकते हैं क्वार्टरली बेसिस को लेकर के 4,000 करोड़ के टर्नओवर से 10,000 करोड़ के आसपास टर्नओवर वही थी, लेकिन बीच में 13,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट में लगातार जो कई बार नुकसान में चल रही थी वहाँ पे लगातार प्रॉफिट करते करते करीब करीब इस बार बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं था, क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है कि इन्होंने इंटरेस्ट की पार्ट को लगातार क्या किया है, बढ़ाया है। लगातार देखिए यहाँ से इनका इंटरेस्ट पार्ट क्या हो रही है, लगातार बढ़ती नजर आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे दबाव बनती हुई नजर आ रही है। कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% के आसपास बनाती है और ईयरली बेसिस की चर्चा करें किया जाए तो 11,000 करोड़ के बदला करीब करीब 50,000 करोड़ तक टच करने के आसार पे चलती नजर आई है, जहां प्रॉफिटेबिलिटी भी करीब करीब 2,500 करोड़ से ज़्यादा की ऊंचाइयों पे अपनी जगह बनाती हुई नजर आती है। अब इसमें एक चिंता की बात पता है क्या है, इनकी प्रॉफिट सबसे वैसे डैमेज कहाँ से होती है, डैमेज करता है यहाँ से। देखिए आकलन करके जितना इनका प्रॉफिट है उससे ज़्यादा इन्होंने अपनी कर्ज लेके रखा हुआ है, जो करीब 2,900-3,000 करोड़ के आसपास की बनती है, जबकि इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम उस लेवल पे नहीं आंकड़ा दिलाती। कंपनी के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 18% के आसपास आंकड़ा दिलाती है, जबकि कंपनी में रिस्क की बात किया तो केवल 1 महीने की रिस्क फैक्टर की बात किया जा रहा है, लेकिन रिस्क फैक्टर की परसेंटेज को देखें और कर्ज को लेकर देखें तो कर्ज कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा बढ़ती नज़र आई है। करीब करीब 1 साल के अंदर कंपनी ने 9,000 करोड़ के कर्ज बढ़ाई। 9,000 करोड़ से किया क्या कंपनी ने, तो 9,000 करोड़ से अपनी प्रोडक्टिविटीज़ पे कंपनी ने काम किया, अर्थात प्रोडक्ट बना करके बेचा, जो 1 महीने में इनके पास पैसा आएगा। जिन्होंने कहा कि प्रोडक्टिविटी में उतना ज़्यादा नहीं है, इनका इन्वेस्टमेंट की पार्ट थोड़ा सा बड़ी थी, सॉरी इन्वेंट्रीज को लेकर के कैश में काफ़ी अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ था, और यहाँ पे 3,000 करोड़ के आसपास की आंकड़ा दिलाती है, इसके अकॉर्डिंग उतना बड़ा गैप अप नहीं है कंपेयरिंग विद द नेट प्रॉफिट पार्ट। अब इसकी कड़ी की तरफ हम देखें तो शायद ये कह सकते हैं कि केवल और केवल बैलेंस शीट में यहाँ पे लगातार इनकी जो पोजीशन था वहाँ पे वृद्धि देखने को मिला, और ये ओवन एवरेज देखने को मिला कि इनके थोड़ा सा बर्डन इनका सिर पे बना हुआ है, और लगातार जो बढ़ी थी जिसमें कि करीब करीब 70% वृद्धि होने के बाद केवल 23% की इनकी संपत्ति में इजाफा दर्ज कर। कुछ और कड़ी की तरफ देखें तो एक नज़र आती है कि आखिर निवेशक क्या सोचते हैं और ईयरली डेटाबेस इसके बारे में क्या कहते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ग्रोथ लेवल को देखें तो शायद कह सकते हैं कि सेल्स में लगातार ग्रोथ बनी थी, लेकिन लास्ट 12 महीने थोड़ा सा डैमेज रहा है, और लास्ट 3 साल तो ठीक ठाक था, लेकिन 12 महीने डैमेज करती नजर आई। और स्टॉक की प्राइस उतनी बड़ी तो जंप नहीं किया, लेकिन नियर अबाउट CAGR में 18 से 20 से 26% तक क्या देती नजर आई, जो कि सबसे बेटर पार्ट लगा मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर के, जो उनको बैकअप सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है। निवेशक की बात किया जाए कंपनी में तो निवेशक में देखा गया कि एफआई और डीआई की अच्छी खासी कंपनी में भूमिका रही है, जिसमें देखा गया कि सितंबर में एफआई ने भर भर के खरीदा है। अब यहाँ पे मैं उस पार्टों को करते हैं जहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे क्या हुआ था। इस चार्ट को देखिए और चार्ट को देखते हैं पिछले 6 महीने की चार्ट को, और इस चार्ट में कब से बिकवाली का प्रेशर चल रहा था देखिए। सितंबर में अच्छा खासा बिकवाली हुआ, बेच कौन रहा है, हमने कहा ना हम रिकन्सिलेशन करते रहते हैं। यहाँ पे देखिए लगातार बिका है सितंबर क्वार्टर में, अक्टूबर में बिकवाली का प्रेशर चल रहा है, तो आखिर यहाँ पे बेचा कौन खरीदा कौन, इसका जवाब कौन सा मिलेगा, देखिए जवाब मिला जो कंपनी में एफआई ने भर भर के खरीदा, 2% से ज़्यादा की वृद्धि किया। डीआई ने बेचा, अपने सेंटिमेंट को बिगाड़ा, और तो शिफ्ट तब भी देखने को मिला जो पब्लिक के पास होल्डिंग थी वो आपस में शिफ्ट कहाँ चली गई, वो चली गई वहाँ पे, जबकि कंपनी में निवेशक की तादाद में क्या हुआ, कमी आ गया। क्यों, क्योंकि मार्केट की सेंटिमेंट का बना दिया, जो मार्केट तो गिरती नज़र आ रही, मार्केट क्या हो रही है, गिरती नज़र आ रही, जिसका जब भी बॉटम को देखें तो बॉटम टू बॉटम को क्या कर रही है, ब्रेक डाउन की तरफ भागती नज़र आती है। अब इसके लिए बैकअप जो सपोर्ट की बात किया जाए तो ये कह सकते हैं इनके पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो इस पोजीशन के आसपास बनती है, 210 रुपये के आसपास की। इसके अलावा की यदि सपोर्ट की बात किया जाए तो इनके पास एक सपोर्ट और बनती है, जिस सपोर्ट पे इनके पास एक सपोर्ट बनी है जहाँ पे आकर के अभी खड़ी हुई है इस सपोर्ट के आसपास। यदि यहाँ से ज़्यादा गिरती है तो फिर इनके लिए चिंता की बात होगी। फिलहाल यहाँ जो बिकवाली का प्रेशर था, हमने ये समझा कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, एक आम निवेशक बेच रही थी, एक पैनिक होकर के, और बड़े निवेशक इसको अपनी पोजीशन में
बढ़ाने के क्रम में लगे हुए थे। सेंटिमेंटल कौन बिगाड़ा? FI और DI ने दोनों मिलकर बिगाड़ दिया आम लोगों के, जिसमें आम लोगों की भूमिका कम हो गई कंपेरिजन विद द जोन के पीरियड में। जबकि FI और DI की बात करें तो DI में नहीं, DI में बड़ी बड़ी में जो FI जो लगे हैं जिसमें LICs की भूमिका है, HDFC's लाइफ इंश्योरेंस और बाकी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में जो कि DI का काम करते हैं, उनका अच्छा खासा रोल रहा है। लेटेस्ट सेंटिमेंटल हमने देखा कि कंपनी के पास एक लेटेस्ट ऑर्डर मिला था करीब विलियंस ई मोबिलिटी से मिला था, जहाँ पे 180 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रक को लेकर के इनके पास ऑर्डर था, जहाँ पे कहती कि 100 Q4 में इनका 24-25 में इनका दे देंगे। डोमेस्टिक्स ऑर्डर रहा है। इसके अलावा देखने को ये मिलती कि करीब करीब 150 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली क्या मिलेगा, रेवेन्यू सोर्स की बात कर रही है कंपनी। उन्होंने 7 तारीख को ऐसा अपडेट निकल के आई थी, दिया था। ये हमने इसको समझने का प्रयास किया। इसके अलावा देखा जाए दोस्तों तो समझ में आ पाई कंपनी को लेकर के जो पीयर्स में इनके पास टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड जैसे कंपनी शामिल है, जहाँ पे बाकी कंपनियों के कंपेयरिंग टू इनका इलेक्ट्रिसिटी में यदि हम देखें तो इलेक्ट्रास से काफ़ी कम भीड़ कहता है, और इसके अकॉर्डिंग यदि टाटा मोटर को भी कंपेयर करें तो काफ़ी कम आज के टाइम में पी रेशियोज की बात करती है। जबकि डेट्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा कर दी थी, डेट्स आज के टाइम में नहीं होगा तो शायद इनकी ऊंचाइयाँ काफ़ी हद तक कम हो सकती है, इसलिए यहाँ पे डेट्स के बेसिस पे मार्केट में इनको ऐसा बिगाड़ के रखा हुआ है। किसको? सेंटिमेंटल को। अब एक चीज़ को और समझने वाली बात ये होगी, जो रिस्क टू रिवार्ड में कंपनी ने अपने निवेशकों को लेकर के क्या दिया और क्या आंकड़ा दिलाती है, इसके लिए कोई बैंड नहीं है। देखा जाए तो कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, और इसमें ये देखने को मिला कंपनी को लेकर के फ़िलहाल जो कंपनी में नियरली कह सकते हैं कि इंटरम डिविडेंड दिया था 24 के दौरान, 5 रुपये के आसपास के डिविडेंड भी देती है। अर्थात मैनेजमेंट अपने निवेशकों को लेकर के सोचती भी है, ये बात समझ में आई। इसके अलावा दोस्तों बात किया तो जो कि स्टैंडअलोन डेटा था, उस डेटा में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरावट दर्ज करती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट दर्ज करती है, क्योंकि सेल्स ही गिरा हुआ नजर आया था। लेकिन स्टैंडअलोन डेटा के बेसिस की न करते हैं, यदि ओवरऑल डेटा की बात किया जाए तो क्वार्टरली बेसिस में थोड़ा सा सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ था, किसके बेसिस पे? सेल्स को लेकर के। अब एक चीज़ को और समझने वाली बात है, वो कहती है स्टॉक ट्रेडिंग इन द 7 और टाइम्स में देखा गया, और मतलब कोई भी डिमेट की बात करती नहीं है इस कंपनी में। कोई कहते हैं ना अच्छे स्टॉक इन द लोअर बॉटम, इन द ब्रेक डाउन पॉइंट, जबकि एनालिसिस की पार्ट कहती है कि BSE ऑटोज और BSE इंडस्ट्रीज के सेंसेक्स के कंपेयरिंग टू पिछले 3-4 सालों में कंपनी ने अभी तक अपनी उछाल नहीं दिया, लगातार कंसोलिडेट करती नजर आई है। जहाँ 5 साल में तो दिया, लेकिन उससे पहले इनमें ऑटोज इंडस्ट्रीज के अंदर थोड़ा सा डाउन साइड ही देखने को मिला, लेकिन कंपेयरिंग टू इससे इसमें डाउन साइड, इसमें डाउन साइड, उसमें अभी तक क्या कर रही है? कंसोलिडेट करती हुई नजर आती है। 3 साल के डेटा को देखेंगे तो 3 साल के डेटा में अच्छी खासी ऊंचाइयाँ पे चली है, और एवरेज के आसपास से। अब एक गोल्डन रूल को समझते हैं, वो क्या कहता है? रिस्क टू रिटर्न के बाद पिछले 5 सालों में 30% ही उछाल दिया, लेकिन यदि आप इसको देख पाएँ, मैं यदि बात करूं पिछले 1 महीने या 6 महीने के डेटा की बात कर रहे थे, जहाँ पे हम पिछले 6 महीने की डेटा की बजाय यहाँ पे हम देखें क्या हुआ मार्केट में, कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, आपको पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए गोल्डन रूल कहता है जो हमेशा अपने रिस्क को क्या करना है? मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट को बुक करना है। जब प्रॉफिट को बुक करेंगे तभी तो घर में पैसा आएगा, नहीं तो कैसे आएगा जी? इसीलिए एज द टर्म एज द ग्रो, इन दोनों को हाइब्रिड करना है। जब भी जिस भी सिचुएशंस पे लिया, मैंने ये नहीं कहता हूँ जो आप इसमें लिया, आपने कब लिया नहीं लिया, लेकिन आपने जब भी लिया, खुद की फाइनेंशियल रिस्क कितनी बनती है, उस फाइनेंशियल रिस्क में आपकी खुद की डिसिप्लिन क्या मेंटेन करते हैं, उस डिसिप्लिन यदि मेंटेन होती है, प्रॉफिट बुकिंग और अच्छे लेवल पे आकर के दोबारा पोजीशंस, तो हमेशा ही प्रॉफिट ही लेके जाएंगे। ओवरऑल की बात करूं तो मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू। और हमें इस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ एक अच्छी स्टॉक मैंने देखा, जिसको यदि कंपेयर किया जा सकता है अगर कंपेरेटिव्स में, तो शायद बेटर साबित हो सकता है। तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय दोस्तों, तब तक
मिलते हैं दोस्तों हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर के, ना कोई ट्रेडिंग की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है। ऑनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि वैल्यू एडिशन मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।